हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, इसको इंटरनल असेसमेंट के लिए इसको यूज़ करना है। तो जो आप लोग प्रोजेक्ट के टॉपिक्स बनाएंगे, जो भी जिस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगी। तो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे सॉयल, एयर, वाटर। उसके अलावा कैसे डिफरेंट साइकिल होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इनके बारे में पढ़ा था कि कैसे जो ये रिसोर्सेज है वो कैसे नेचर में बार बार साइकिल्ड हो रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि रिसोर्सेज में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल, पेट्रोलियम। ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसको ग्लोबल लेवल की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या नेशनल और इंटरनेशनल लॉज बने हैं, और क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। पॉल्यूशन ऑफ द गंगा। तो रिवर गंगा जो है वो इंडिया की एक मेजर रिवर है। इसमें क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि इसके आसपास जो भी सिटीज़ हैं वो अपना जो भी डिस्चार्ज, जो भी जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, तो ये सारा जो अनट्रीटेड सीवेज होता है उसको डंप कर रहे हैं गंगा रिवर में, जिसकी वजह से वो लगातार पॉल्यूट हो रही है। और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि बाथिंग, वॉशिंग, क्लोथ्स, ये सब चीज़ें हो रही है। जो अनबर्नड कॉप्स हैं या फिर एशेस हैं उनको इमर्स कर दिया जा रहा है गंगा रिवर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिवर गंगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट हो गई है। अब इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई कि जो बहुत फिशेस हैं वो लार्ज स्केल पे क्या हो रही हैं, उनकी डेथ हो रही है। तो गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम एक गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है ये, जिसमें गवर्नमेंट ये 2014 में शुरू किया गया था। इसका दो ऑब्जेक्टिव थे कि गंगा रिवर को उसका पॉल्यूशन कंजर्वेशन एंड रिजुनवेशन ऑफ द रिवर गंगा, की मतलब रिवर उसके पॉल्यूशन को कम करना और उसमें जो लाइफ है उसको वापस से सस्टेन करना। उसके अलावा द नेशनल मिशन ऑफ फॉर गंगा क्लीन गंगा, इसको शुरू किया गया था अक्टूबर 2016 में। दोनों प्रोग्राम का मेन मोटिव यही था कि रिवर गंगा में जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए और आगे ऐसा पोल्यूशन ना हो, उसके लिए भी कुछ प्लान्स बनाए जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे जो 5 आवर्स होते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेव करने के लिए। तो कुछ 5 आवर्स दिए, आपने 3 आवर्स पढ़े थे, लेकिन इसमें अब हम लोग 5 आवर्स पढ़ेंगे, जिसमें आएगा रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस एंड रिसाइकिल। तो फर्स्ट आर है रिफ्यूज़। दिस मीन्स टू से नो to things people offer you that you don't need. Refuse to buy product that can harm you and the environment. Say no to single use plastic और carry bags. तो रिफ्यूज़ मतलब होता है मना करना। मतलब आपको ज़रूरत नहीं या फिर वो चीज़ें जो आपको और एनवायरनमेंट को नुकसान कर सकती हैं उनको हम क्या करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, उनको हम लोग बाय नहीं करेंगे। जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग्स होते हैं तो उसके लिए से नो। फिर सेकंड आता है रिड्यूस, दिस मीन्स दैट यू यूज़ लेस, मतलब इसको आप क्या करेंगे, कम यूज़ करेंगे। यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय द स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कम से कम यूज़ करें ताकि वो वेस्ट ना हो। जैसे कि एग्जांपल दिया है इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो लाइट और फैन को हम स्विच ऑफ कर दें। तो इस सेकेंड आर हो गया रिड्यूस। थर्ड आर होता है रीयूज़, मतलब उसको आप क्या करें, दोबारा यूज़ कर लें। जैसे इसका एग्जांपल होता है कि अगर आपने प्लास्टिक बॉटल ली है जिसमें जैम और पिकल वगैरह की कोई बॉटल है, तो उसको आप जब वो खाली हो जाए तो उसको आप किचन में और आइटम्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड आर हो गया रीयूज़। फिर फोर्थ आर होता है रीपर्पस। दिस मीन्स व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज फॉर द ओरिजिनल पर्पस, थिंक केयरफुली एंड यूज़ इट फॉर द सम अदर यूजफुल पर्पस। मतलब जो प्रोडक्ट है वो जिस ओरिजिनल पर्पस के लिए लाया गया था, अगर वो उसके यूज़ के लिए नहीं रह गया तो उसके आप कुछ और यूज़ करिए। जैसे क्रॉकरी है, उसको वो क्रैक हो गई, वो टूट गई, तो उसको आप लोग स्मॉल प्लांट्स में आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया रीपर्पस। थर्ड होता है रिसाइकिल। जो प्लास्टिक, पेपर, ग्लास या मेटल आइटम्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। उसको जो फैक्ट्रीज़ होती हैं रिसाइकिल जहाँ पर होता है वहाँ पर भेज सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोग उसको रिसाइकिल करके फिर से नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये 5 आर होगा रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस एंड रिसाइकिल। इन 5 आर का मेन मोटिव होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको सेव कर सके, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो, क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से अगर डिमांड चलती रही तो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा आगे ना हो, इसके लिए ये 5 आवर्स बनाए गए हैं, तो इसको लोग फॉलो करें ताकि लंबे टाइम तक नेचुरल रिसोर्स बने रहें। वाई डू वी नीड टू मैनेज आर रिसोर्सेज। तो क्यों ज़रूरी है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो उनको हम मैनेज करें, उनका मैनेजमेंट करें, क्यों नहीं उसको हम लोग यूज़ करके ख़त्म कर दें। तो
हम पढ़ेंगे जो भी थिंग हम यूज़ कर रहे हैं, फूड, क्लोथ, बुक, टॉय, फर्नीचर, टूल्स, व्हीकल, जितने भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो सब हमें कहाँ से मिलती? अर्थ से। अर्थ के बाहर से हमें केवल एक चीज़ मिलती है, वो है सनलाइट या फिर एनर्जी। लेकिन उसको भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको भी जो प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सब कहाँ से मिल रही है हमें? हमारे रिसोर्सेज जो है वो मिल रहे हैं हमें अर्थ से। तो वाई डू वी नीड टू यूज़ आर रिसोर्सेज केयरफुली? बिकॉज these are the not unlimited, and with the human population increasing at the tremendous rate due to the improvement in healthcare, the demand for all resources is increasing at the exponential rate. तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है वो क्या है? अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड हैं। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जा रही। तो ज़रूरी है कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हम क्या करें? उनका मैनेजमेंट करें, ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी ये बने रहें। दिस मैनेजमेंट शुड बी इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट all and not just handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources. तो जो मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए? इक्विटेबल होना चाहिए। मीन्स जो रिसोर्सेज है वो सभी को बराबर मिले, ये नहीं कि जो रिच या पावरफुल पीपल हैं केवल उन्हीं को बेनिफिट मिले और जो पुअर हैं उनको ना मिले। तो जो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? इक्विटेबल होना चाहिए। Another factor to be considered while we exploit these natural resources is the damage we cause the environment while these resources are either extracted or used. तो क्या हो रहा है कि जो हम लोग नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। जैसे कि जब माइनिंग होती है तो उससे क्या हो रहा है? उससे बहुत पॉल्यूशन होता है। जो माइनिंग के बाद जो उसको जो भी मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है उससे फिर जो स्लैग बनता है, जो वेस्ट बनता है, वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो हमें ये भी सोचना है कि जो ये वेस्ट है उसको कैसे सेफ डिस्पोजल किया जाए, वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो इस चैप्टर में आगे हम यही पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कैसे उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोल और पेट्रोलियम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, और क्यों सस्टेनेबल मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो बता ही दिया कि ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज बने रहें। उसके अलावा इन्वायरमेंटल बैलेंस बना रहे। पॉल्यूशन की वजह से क्या हो सकता है? इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, तो ऐसा आगे ना हो, तो इसके लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।